नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना का क्या कंडीशन थी। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। हिंदी में संस्कृत समीक्षा शास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदायों यानी रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि और औचित्य में रस, ध्वनि और अलंकार का ही विशेष प्रचलन हुआ। वैसे तो शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का आरंभ केशव दास से ही हो गया था, किंतु उनकी मान्यताओं को हिंदी के परवर्ती आचार्यों ने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। संवत 1700 विक्रम में चिंतामणि त्रिपाठी ने कवि कुल कल्पतरु नामक सिद्धांत ग्रंथ की रचना की। इसमें संस्कृत के 10 रूपक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों के आधार पर रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया। हम कह सकते हैं कि अगर चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु क्या है तो वो सिद्धांत ग्रंथ है। किस विषय पर इसमें लिखा गया है तो ये संस्कृत के 3 बुक हैं, 10 रूपक, दंडी, काव्य प्रकाश, मम्मट और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। इन ग्रंथों के आधार पर 4 चीज़ों का विवेचन किया गया है, रस का, अलंकार का, गुण, दोष का। किसमें? कवि कुल काव्य कल्पतरु में। चिंतामणि के सिद्धांत ग्रंथों से रचना की अखंड परंपरा आरंभ हुई जो संवत 1900 तक चली है। ये भी एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न बनता है मित्रों की सिद्धांत ग्रंथों की अखंड परंपरा की शुरुआत किससे हुई तो चिंतामणि से। कब तक चली तो 1900 तक चली। ये भी प्रश्न बनता है निम्नलिखित कवियों में आचार्य कौन थे और वो रस सिद्धांत के कवि कौन थे। इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं रस से संबंधित कवि। तो यहाँ पहले हम देखते हैं ये कि हिंदी के आचार्यों में चिंतामणि, देव, मतीराम, बेनी प्रवीण, रसलीन का झुकाव रस सिद्धांत की ओर था। तो ऐसे आपका 3 कवि 4 दे देगा, 3 दे देगा रस सिद्धांत वाले, 1 अदर दे देगा। जैसे चिंतामणि, देव, मतीराम ये हमने दे दिया और एक किसी भी कवि का हमने भारतेंदु दे दिया। तो यही प्रश्न पूछेगा कि कौन से रस सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं। तो चिंतामणि, देव, मतीराम, बेनी, रसलीन ये रस सिद्धांत की ओर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग केशव, जसवंत सिंह दुल्हा, 3 कवि का नाम यहाँ है मित्रों। केशव, जसवंत, दुल्हा, इनकी आस्था अलंकार में थी, यानी ये अलंकारवादी कवि थे, आचार्य थे। फिर ये आया कुलपति मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास तथा श्रीपति ने। ये 3 कवि ऐसे थे जिन्होंने रस ध्वनि को उत्तम काव्य माना या रीति सिद्धांत की महत्ता चिंतामणि, देव और सूरत मिश्र ने स्वीकार की। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये भारतेंदु युग का। तो भारतेंदु युग में ये जो है कहा, भारतेंदु को रसवादी कवि कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने लिखा है जा रस में कछु होत है, पढ़त ता ही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। तो ये यहाँ पर लिखा गया भारतेंदु ग्रंथावली में सीधे सीधे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में मित्रों ये पुस्तक समीक्षा, नवीन व्यवहारिक समीक्षा का सूत्रपात। तो यहाँ इन्होंने ये बताया कि पत्रों के माध्यम से ही हिंदी आलोचना का एक नया रूप भी भारतेंदु युग में ढलने लगा था। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1859। इस पर भी प्रश्न आता है कि कवि वचन सुधा का स्थापना वर्ष क्या है तो 1859। और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में समीक्षा के स्तंभ भी रहते थे। भारतेंदु युग के अन्य पत्रों हिंदी प्रदीप 1877, भारत मित्र 1877, हिंदी प्रदीप और भारत मित्र ये दोनों 1877, ब्राह्मण 1883, आनंद कादम्बिनी 1881 आदि पुस्तकों में की समीक्षाएं प्रकाशित की जाती थी। अब यहाँ पर इन्होंने जो है दिया है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप इस दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जा सकता है।
फिर हम लोग देखते हैं हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों का उत्कर्ष जो है आधुनिक काल द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1920 मित्रों। और यहाँ कुछ हिंदी समीक्षक हम इसमें प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि हिंदी में यानी द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए समीक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। शास्त्रीय आलोचना, इसमें भी रीतिकालीन रक्षण ग्रंथों के परंपरा का काव्यांग विवेचन और नवीन दृष्टिकोण से सिद्धांत स्थापना। तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप और इसी में व्याख्यात्मक टीकाएं भी। पाठालोचन एवं पाठ अनुसंधान। अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं शास्त्रीय आलोचना यानी रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का विकास। तो मुरारी दीन का जसवंत भूषण 1893 समीक्षा ग्रंथ है ये। महाराज प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर 1894। जगन्नाथ भानु का काव्य प्रभाकर 1910। लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा 1916। सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत 1923। कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम 1926। अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण 1930। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश 1931 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और यहाँ ये विशेष है कि रस कलश का रचना काल तो 1931 किसने लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या है तो लक्षण ग्रंथ। फिर हम लोग देखते हैं बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर, सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य परिजात, राम दहिन मिश्र का काव्य दर्पण। तो ये ऐसे रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की रचना को जीवित रखने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए। फिर ये महावीर द्विवेदी ने मित्रों रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी में लिखा था। और इन्होंने लिखा, ये इनका एक तरह से कथन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह किसका कथन है तो यह कथन है मित्रों महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह किस में लिखा गया है तो ये रसज्ञ रंजन 1920 में लिखा गया है। नेट वगैरह में और अगर अंदर से पूछता है तो ये किस संस्करण में, तो यह कथन 11वें संस्करण में लिखा गया है, रसज्ञ रंजन के 11वें संस्करण में। फिर इसके बाद यहाँ है मित्रों एक कथन और इनका है, ये हम लोग देख लेते हैं कि अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनाने की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते। हेला हाव का लक्षण और उसका चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीपक व अलंकार व उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने का क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं, ये भी रसज्ञ रंजन का ही है। फिर यहाँ बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन और ये गुलाब राय का यहाँ पर एक कथन है मित्रों। तो ये है कि मेरा दृष्टिकोण सर्वत्र और इसलिए आलोचना में समन्वयवादी है। काव्य कला और साहित्यांगों के विवेचन में मैंने इसी पद्धति को अपनाया है। सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप में परिभाषाएं देने में मैंने देसी विदेशी विद्वानों के मतों का समन्वय करके ही अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो यह कथन बाबू गुलाब राय का है। फिर नेक्स्ट कथन है मित्रों ये नागेंद्र जी का, इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनर्व्याख्यान कर और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। इन्होंने इनकी एक पुस्तक है अनुसंधान और आलोचना, तो ये उसी में से कथन लिया गया है। पुनः पुस्तक का नाम बता देते हैं, अनुसंधान और आलोचना, डॉक्टर नगेंद्र। फिर यहाँ पे तुलनात्मक एवं मूल्यांकन निर्णय हम लोग देख लेते हैं मित्रों। ये है आपका 1907 ईस्वी में सबसे पहले सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और
फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी सबसे पहले किसने? पदम सिंह शर्मा ने। किसकी? बिहारी और फारसी कवि सादी की। किस पत्रिका में? सरस्वती नामक पत्रिका में। फिर 1910 में मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर श्रेणीबद्ध करके हिंदी के 9 कवि सूर तुलसी देव बिहारी, केशव भूषण सेना चंद हरिश्चंद्र। तो सूर तुलसी देव बिहारी, केशव भूषण सेना चंद हरिश्चंद्र, ये इतने कवियों को उन्होंने हिंदी नवरत्न में अपना स्थान दिया है। अब यहाँ पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, मतीराम को बाद में रखा गया, बाद को मतीराम को नवरत्नों में रखा गया और सेनापति को उनके बाद। मिश्र बंधुओं ने नवरत्नों में देव को बहुत ऊंचा स्थान दिया और बिहारी को उनके बाद रखा। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पदम सिंह शर्मा ने आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, गाथा सतसई और फारसी, उर्दू एवं हिंदी के अन्य कवियों की रचनाओं में बिहारी सतसई की तुलना करते हुए बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। यानी मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले किसको, यानी बिहारी को बाद में रखा और देव नामक कवि को सबसे श्रेष्ठ किया। उसके उल्टा पदम सिंह शर्मा ने किया, तो इन्होंने बिहारी लाल को सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी ग्रंथ लिख डाला और उसमें देव को सर्वश्रेष्ठ कवि बताया। और उसके बाद लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से ये बिहारी और देव का विवाद हिंदी में सर्वप्रसिद्ध है मित्रों। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, ये भारतेंदु युग में उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर आनंद कादम्बिनी 1886 ईस्वी में तथा बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी हिंदी प्रदीप फरवरी 1882, परीक्षा गुरु हिंदी प्रदीप दिसंबर 1882 तथा संयोगिता स्वयंवर हिंदी प्रदीप 1886 उत्कृष्ट आलोचनाएं प्रस्तुत की। फिर यहाँ सरस्वती का महत्व सर्वोपरि माना जा सकता है, किसमें? तो साहित्यिक समालोचना में। फिर इसके बाद यहाँ है आपका मित्रों इसके साथ ही समालोचक जयपुर, ये पत्रिका का नाम है। फिर ये है आपका इंदु वाराणसी से। फिर इसके बाद यहाँ पर है माधुरी लखनऊ 1921 ने हिंदी आलोचना के विकास को आगे बढ़ाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जायसी, तुलसी और सूर की व्यवहारिक आलोचनाओं में इस व्याख्यात्मक पद्धति का आदर्श रूप प्रतिष्ठित हुआ। ये आलोचनाएं जायसी ग्रंथावली 1922, फिर तुलसी ग्रंथावली तृतीय भाग 1923 और भ्रमर गीत सार 1925 भूमिकाओं के रूप में प्रकाशित हुई। अब ये शुक्ल जी की परंपरा के आलोचकों में है डॉक्टर जगन्नाथ दीनदयाल विश्वनाथ मिश्र, केसरी नारायण शुक्ल और पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल। अब यहाँ अनुसंधान परक समीक्षा अन्वेषण देख लेते हैं। तो यहाँ अनुसंधान समीक्षा का विकास वस्तुतः नागरी प्राचारिणी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से माना जाता है। फिर यहाँ इन्होंने ये बताया है कि इस पत्रिका में बाबू राधा कृष्ण दास का नागरी दास का जीवन चरित्र, फिर बाबू श्याम सुंदर दास का बीसल देवरासो, किशोरीलाल गोस्वामी का अभिज्ञान शाकुंतल और पद्म पुराण, चंद्र शर्मा गुलेरी का विक्रम उर्वशी की मूल कथा आदि गंभीर एवं गवेषणापूर्ण आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित हुए। फिर 1907 ईस्वी में इसी आदर्श को सामने रखकर नागरी हितैषिणी पत्रिका आरा का प्रकाशन हुआ। फिर रामचरितमानस रामचंद्रिका कवि प्रिय बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। फिर इसके बाद स्वयं भारतेंदु ने बिहारी सतसई और सूर के कूट पदों पर टीकाएं लिखी थी। द्विवेदी युग में लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी और प्रिया प्रकाश मानस की टीका, बिहारी बोधिनी, दोहावली, कवितावली, छत्रसाल दशक आदि इन पर टीका ग्रंथों की रचना किया है। जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की मार्मिक टीका लिखी।
इम्पॉर्टेंट है मित्रों। इस पर से पूछ लेता है कि बिहारी रत्नाकर किसकी कृति है, या बिहारी रत्नाकर नामक कृति को किसने लिखा है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ये एक टीका के रूप में लिखी गई थी। फिर वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जयसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या लिखा। और इसके बाद प्रसाद की कामायनी पे, यहाँ प्रसाद की कामायनी पर लिखी गई सैदा की टीका का भी उल्लेख किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद, साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित जयसी ग्रंथावली, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद ग्रंथावली एवं रामचरितमानस, इन लोगों ने भी ये टीकाएं ही हैं मित्रों। फिर इसके बाद है आपका मूलराज जैनकृत भारतीय संपादन शास्त्र, डॉक्टर कन्हैया सिंह कृत का पाठ संपादन के सिद्धांत 1962, हिंदी पाठ अनुसंधान 1900, और ये विमलेश कांति यानी मिथिलेश कांति और विमलेश कांति कृत पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया 1967, और सियाराम तिवारी कृत पाठ अनुसंधान 1987 उल्लेखनीय कृतियां हैं। यहाँ हम लोग कुछ देख लेते हैं कथन है मित्रों। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है यहाँ से कि काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है और उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है और उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़े ही मात्रा में कर सकते हैं। तो ये कथन इनका है मित्रों। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस रचना में इनका ये है। फिर प्रसाद जी ने इंदु के माध्यम से किया था, इंदु पत्रिका में ये कथन छापा गया था। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। तो ये इंदु में प्रकाशित किया गया था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जो थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला, पंत समीक्षा स्वच्छंदतावादी और सौंदर्यबोधक मूल्यों की दृष्टि से की और इन्हें छायावाद की बृहत त्रयी में प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा मित्रों कि छायावाद की बृहत त्रयी में कौन प्रतिष्ठित है। तो प्रसाद निराला पंत। प्रसाद निराला पंत को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया। तो नंद दुलारे वाजपेयी। फिर यहाँ शांतिप्रिय द्विवेदी जो थे, ये गांधी एवं रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदतावादी सौंदर्यबोधात्मक मूल्यों की दृष्टि से किया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं मित्रों, हिंदी में इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जाते हैं। साहित्य सर्जना 1940 किसने लिखा। तो इलाचंद जोशी ने ही लिखा था। और फिर इसके बाद इन्होंने जो है विवेचना 1948 ईस्वी में लिखा, विश्लेषण 1954 ईस्वी में लिखा, देखा परखा 1957 ईस्वी में। फिर यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब यहाँ पर आई हैं मित्रों, ये कि जोशी जी के चिंतन पर किसका प्रभाव है। तो फ्रायड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव है। अन्य मनोवैज्ञानिक आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज उपाध्याय और अज्ञेय का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ 4 लेखक बताया गया मित्रों। जोशी जी, जोशी का मतलब इलाचंद जोशी से है, श्याम मनोहर जोशी न समझें। तो इलाचंद जोशी, डॉक्टर नगेंद्र, देवराज और अज्ञेय, ये 4 मनोवैज्ञानिक लेखक आते हैं। इस पर यही प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है। तो दे दिया गया इलाचंद जोशी, डॉक्टर नगेंद्र और देवराज, और एक जो है दे दिया ज्वाला प्रसाद, या कोई भी एक दे दिया।
तो यहाँ हम लोग जान सकते हैं कि 4 लेखक हैं ये मनोवैज्ञानिक। नगेंद्र जो है, यहाँ इस पर भी प्रश्न बनता है कि नगेंद्र मूलतः आलोचक हैं तो रसवादी, तो नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं और मनोविज्ञान को वे रसवाद का पूरक मानते हैं। अज्ञेय के अनुसार अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो उसका यह विद्रोह ही कलात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये त्रिशंकु में लिखा गया कथन है और निबंध है। निबंध का हेडिंग क्या है? शीर्षक कला का स्वभाव और उद्देश्य। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर देवराज उपाध्याय जो हैं वो साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 में इनकी कृति प्रकाशित हुई थी और ज्वाला प्रकाश खेतान ने अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति नामक शीर्षक से 1978 ईस्वी में कृति लिखा था। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आलोचना है, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका वर्ष क्या है? 1940 ईस्वी। कबीर किसने लिखा? तो कबीर नामक रचना किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखा? 1942 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखा? 1952 ईस्वी। फिर यहाँ परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? तो 1951 में। और किसने लिखा? तो ये परशुराम चतुर्वेदी ने। कब लिखा? 1951 में। तो ये जो हमने बताया ये ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचनाएं हैं। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण ग्रंथावली 1953 नाम से लिखा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शास्त्रीय समीक्षा। तो शास्त्रीय समीक्षा में मित्रों जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत 1942 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखा। लक्ष्मी नारायण से कई कवि हैं मित्रों, तो लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लेकिन यहाँ दोनों में से कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखा क्या? जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 में। साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने। काव्य शास्त्र 1963 ईस्वी में भगीरथ मिश्र ने। समीक्षा शास्त्र 1954 सीताराम चतुर्वेदी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना नया साहित्य नए प्रश्न 1955 नंदुलारे वाजपेयी। ये क्या है मित्रों? तो ये है शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ। फिर आलोचना का इतिहास तथा सिद्धांत 1952 ईस्वी में एस.पी. खत्री ने लिखा। फिर ये है मित्रों पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत 1952 लीलाधर गुप्त। रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 डॉक्टर देवराज उपाध्याय। पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव 1960 रविंद्र सहाय वर्मा। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र केसरी नारायण शुक्ल। फिर यहाँ पर हम लोग शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथों में और आगे देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शास्त्रीय समीक्षा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में राममूर्ति त्रिपाठी की औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज 1985, भारतीय काव्य विमर्श 2001, तारकनाथ बालीकृत रस सिद्धांत की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या, भगीरथ मिश्र की काव्य मनीषा 1965 और पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 ईस्वी, निर्मला जैन कृत रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है ये मित्रों डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत 1969 ईस्वी। अब हम लोग इसमें मेन इम्पॉर्टेंट मित्रों देख लेते हैं। बाकी आपको अगर लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना।
तो अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना में हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इम्पॉर्टेंट है। पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल का 1934 ईस्वी में स्वीकृत हुआ था। इसके बाद क्रमशः हिंदी काव्य शास्त्र का विकास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद, तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त। लेकिन यहाँ सबसे पहला क्या है, हिंदी साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। कब लिखा गया था? 1934 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग और देख लेते हैं मित्रों ये हिंदी साहित्य के विकास। तो श्री कृष्णलाल 1941, फिर ये अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, दीनदयाल गुप्त, सूरदास, ब्रजेश्वर शर्मा। तो इसमें मुझे और नहीं लगता है मित्रों, ये है इम्पॉर्टेंट आपका, ये रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ भी है कि हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका 1757 से 1857, लक्ष्मी सागर वार्षणेय। फिर ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका योग, उदय भानु सिंह, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इम्पॉर्टेंट है, भगीरथ मिश्र 1947। चंद्रवरदाई और उनका काव्य, विपिन बिहारी, राम कथा उत्पत्ति विकास, कामिल बुल्के। अकबर दरबार के हिंदी कवि सयूप प्रसाद, आचार्य केशवदास, हीरालाल दीक्षित। एक इम्पॉर्टेंट रचना ये भी है मित्रों कि ये ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत भोला शंकर व्यास, और हिंदी में आलोचना का उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। तो ये इस तरह से यहाँ हमने देख लिया जो भी इम्पॉर्टेंट थी। ये हैं आपके हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव विकास, भगवत स्वरूप, और ये ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत भोला शंकर व्यास। अपभ्रंश साहित्य नामक शास्त्रीय आलोचना जो है वो अनुसंधान परक आलोचना हरिवंश कोछड़ ने 1952 में लिखा था। फिर यह मित्रों सिद्ध साहित्य नाम से लिखा डॉक्टर धर्मवीर भारती 1953 में। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास शंभुनाथ सिंह 1955। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान डॉक्टर देवराज उपाध्याय 1955। काव्य में रस आनंद प्रकाश। हिंदी को मराठी संतों की देन विनय मोहन शर्मा। और उसके बाद ये है आपका अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन ब्रज किशोर मिश्र। तो इस तरह से मित्रों यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि और कोई इम्पॉर्टेंट है, अगर है तो आप क्रम से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो मार्क्सवादी समीक्षक देख लेते हैं मित्रों। ये हिंदी में समाज शास्त्रीय समीक्षा संबंधी विचार विवेचन आलोचना पत्रिका के माध्यम से आरंभ हुआ। और इसमें ये देख लीजिए कुछ पुस्तकें जो हैं, श्री राम मेहरोत्रा कृत साहित्य का समाजशास्त्र 1970, डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य का समाजशास्त्र 1982 इम्पॉर्टेंट है। बच्चन सिंह कृत साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। निर्मला जैन का भी इम्पॉर्टेंट है साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन। फिर मैनेजर पांडे कृत साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षक। प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रगतिवादी समीक्षक या मार्क्सवादी समीक्षक, हम दोनों में से कुछ भी नाम दे दें, नया हिंदी साहित्य 1941 में लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि भी लिखा है। और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 प्रकाश चंद्र गुप्त ने। साहित्य धारा 1955 प्रकाश चंद्र गुप्त। अब यहाँ शमशेर बहादुर सिंह हैं मित्रों। तो ये शमशेर बहादुर सिंह मूलतः कवि थे, लेकिन ये समीक्षक भी रहे हैं। दो आब नाम से इनकी समीक्षाओं का संकलन 1947 में प्रकाशित हुआ। कुछ गद्य रचनाएं, शमशेर बहादुर की कुछ गद्य रचनाएं 1989 में, ये शीर्षक थे जो है आलोचना समीक्षा ग्रंथ के। कुछ और गद्य रचनाएं 1992 इम्पॉर्टेंट है मित्रों, कुछ और गद्य रचनाएं शमशेर बहादुर की। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी का कथन देख लेते हैं। तो तार सप्तक की भूमिका में ये अज्ञे जी ने कहा था, क्या कहा था
ये सभी काव्य के सत्य के अन्वेषी हैं, सभी अभी उस परम तत्व की खोज में ही लगे हैं जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाता है, जो कसौटी की ही कसौटी हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अन्वेषी, राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञे ने। अब इस पर शमशेर की टिप्पणी है कि ये रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, मतलब सभी तार सप्तक के कवि, किसी ने भी परम तत्व की खोज की बात नहीं कही है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कुछ और गद्य रचनाओं में शमशेर के समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं। इसमें इन्हें कवियों और लेखकों में निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्णराव कैफी आजमी, अस्क यानी उपेंद्र नाथ अस्क, मुक्तिबोध और नामवर सिंह, इनके बारे में आत्मीय भाव से लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रामविलास शर्मा जी को। इन्होंने इसमें लिखा है प्रेमचंद 1941 में समीक्षा ग्रंथ है, यानी मार्क्सवादी समीक्षक हैं ये। फिर निराला 1946, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक ग्रंथ इन्होंने 1953 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। आस्था और सौंदर्य 1961। फिर निराला की साहित्य साधना क्रमशः 1969, 72 और 76 के बीच में, यानी 3 खंडों में प्रकाशित है निराला की साहित्य साधना। इम्पॉर्टेंट है मित्रों, इस पर प्रश्न बनता है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? तो 3 खंडों में है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। तो रामविलास शर्मा, हमें याद रहना चाहिए कि ये रामविलास शर्मा की ही समीक्षा ग्रंथ हैं कि ही। परंपरा का मूल्यांकन 1981 इम्पॉर्टेंट रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा। कब प्रकाशित हुआ है ये? सन 1981। मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्याएं 1984, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो है डॉक्टर शर्मा यानी रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर आचार्य शुक्ल का प्रभाव है। अब आपने आचार्य शुक्ल की परंपरा को सही मायने में विकसित किया है। फिर 1941 ईस्वी से आरंभ करके 2000 तक आपकी लेखनी ने कभी एक पल के लिए विराम नहीं किया और शर्मा ने यथार्थ बोध को केंद्र में लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किस विषय को केंद्र में रखकर किया है? तो यथार्थ बोध को केंद्र में रखकर उन्होंने किया है। अब यहाँ मुक्तिबोध का समीक्षा ग्रंथ है मित्रों। तो यहाँ पर जब मुक्तिबोध जी की मृत्यु हो गई उसके बाद लोगों का ध्यान उनकी कृतियों पर गया था। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 मुक्तिबोध की ये समीक्षा ग्रंथ हैं। फिर हम देखते हैं शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान ने सबसे पहले प्रगतिवाद पर 1946 ईस्वी पर विचार किया था, यानी प्रगतिवाद नाम से ही उन्होंने 1946 में लिखा ग्रंथ। साहित्य की परख भी 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958। कौन? शिवदान सिंह चौहान। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान। साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान 58 में ही। ये परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 शिवदान सिंह चौहान, ये आपकी अंतिम कृति है। और आलोचना पत्रिका के संस्थापक व संपादक के रूप में आपने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। नेमीचंद जैन, मार्क्सवाद में आपकी आस्था है। 43 में 1943 में तार सप्तक में उन्होंने कहा था, ये कथन है उनका, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व में की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। और इनकी हम समीक्षात्मक ग्रंथ इनके देख लेते हैं। अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967 नेमीचंद जैन,
बदलते परिप्रेक्ष्य नेमीचंद जैन 1968 में, जनांतिक 1981 नेमीचंद जैन, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 नेमीचंद जैन, दृश्य अदृश्य 1993 नेमीचंद, रंग परंपरा 96 नेमीचंद, रंग कर्म की भाषा 96 नेमीचंद, तीसरा पाठ 98 नेमीचंद। अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में इन्होंने आशंका व्यक्त की थी। कथन है, क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा? तो हम केवल यहाँ उपन्यास अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा इतने से पकड़ते हैं। नेमीचंद जैन का कथन है और इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर है अमृत राय तो नई समीक्षा 1943 अमृत राय श्री गणेश किया था इन्होंने, यानी ये पहला ग्रंथ था इन्हों का समीक्षा ग्रंथ। सह चिंतन 1967 अमृत राय, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 अमृत राय, विचारधारा और साहित्य 1984 अमृत राय। रांगे राघव भी मार्क्सवाद के प्रति आस्था है किंतु आग्रह नहीं। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961, काव्य कला और शास्त्र 1955, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955 रांगे राघव। तो ये सभी रचनाएं समीक्षा ग्रंथ उनके थे। अब हम देख लेते हैं नामवर सिंह को। तो नामवर सिंह के ये हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 नामवर सिंह, छायावाद 1955 नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना 1957 नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 नामवर सिंह, कहानी नई कहानी 1965 नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान 1968 नामवर सिंह। ये दोनों ही रचनाएं तीनों मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। तीन रचनाएं कहानी नई कहानी कविता के नए प्रतिमान। हम कह सकते हैं कि कहानी नई कहानी ने कविता के नए प्रतिमान बनाकर दूसरी परंपरा की खोज करके नाम कमा गई। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इनकी रचना। वाद विवाद संवाद 1989 में नामवर सिंह से हो गया। तो ये इस तरह से इनकी समीक्षा ग्रंथ इनके हो गए। अब इसके बाद मित्रों हम लोग देख लेते हैं कि आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में नामवर सिंह ने हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को एक नई दिशा दिया था। आलोचना दिल्ली और पहल जबलपुर से जैसी पत्रिकाओं का योगदान अध्ययन की वस्तु है। तो हमें ये जानना है कि आलोचना पत्रिका दिल्ली से निकलती थी और पहल जबलपुर से। ज़्यादातर पुस्तकों में ये काफ़ी इधर उधर दिया रहता है पहल नामक पत्रिका का मित्रों। तो हम देख लेते हैं कि पहल जबलपुर से निकला करती थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर है राजकमल प्रकाशन ने आलोचक के मुख से 2005 में शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। सन 2010 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में 4 नई पुस्तकें, कविता की जमीन और जमीन की कविता आशीष त्रिपाठी, प्रेमचंद और भारतीय समाज आशीष त्रिपाठी, जमाने से 2-2 हाथ आशीष त्रिपाठी, हिंदी का गद्य पर्व आशीष त्रिपाठी। फिर इसके बाद यहाँ पर है आशीष त्रिपाठी के 2 पुस्तकें और आलोचना और विचारधारा आशीष त्रिपाठी, साहित्य की पहचान आशीष त्रिपाठी। फिर इसके बाद यहाँ है आशीष त्रिपाठी के संपादन में डॉक्टर नामवर सिंह की 5 और पुस्तकें, पूर्वरंग, आलोचना और संवाद, द्वाभा, छायावाद, प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत, रामविलास शर्मा, ये भी प्रकाशित हुई थी। फिर हम देख लेते हैं मित्रों, ये हैं विशंभरनाथ उपाध्याय। तो विशंभरनाथ उपाध्याय को हम लोग देखते हैं। ये पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि विशंभरनाथ उपाध्याय 57, निराला की साहित्य साधना 1958। हमको ये ध्यान देना है मित्रों, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने भी लिखा है समीक्षा ग्रंथ, और ये इनका भी वही है समीक्षा ग्रंथ निराला की साहित्य साधना। उन्होंने 3 खंड में लिखा है, इन्होंने एक ही में लिखा है 1958। कौन? विशंभरनाथ उपाध्याय।
फिर आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960, कबीरदास 1961। यहाँ पर कबीरदास नाम से भी उन्होंने लिखा है, जो है वो समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973। ये कबीरदास नाम से, कबीर नाम से दास नहीं है मित्रों, कबीर अकेले नाम से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये केवल कबीर रहेगा तभी ये कबीरदास है। तो समकालीन कविता की भूमिका 1973 विशंभरनाथ उपाध्याय। जलते और उबलते प्रश्न 1976 विशंभरनाथ उपाध्याय। समकालीन कविता की भूमिका 1973 विशंभरनाथ उपाध्याय। फिर उसके बाद है यहाँ स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य 1978 विशंभरनाथ उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980 तो विशंभरनाथ उपाध्याय। मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986 ईस्वी में है, विशंभरनाथ उपाध्याय। समकालीन मार्क्सवाद तो ये है इनका 1987 ईस्वी में, जो है विशंभरनाथ उपाध्याय। सिद्ध सरापा 2004 विशंभरनाथ उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005 विशंभरनाथ उपाध्याय। अब हम लोग देखते हैं रमेश कुंतल मेघ। तो रमेश कुंतल मेघ का है 1931 ईस्वी। ये मिथक और स्वप्न कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका 1962। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध 1968। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969। तुलसी आधुनिक वातायन 1973। कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिक क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन 1975। क्योंकि समय एक शब्द है 1975। इम्पॉर्टेंट है मित्रों ये दोनों रचना, क्योंकि समय एक शब्द है 1975 रमेश कुंतल मेघ। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 रमेश कुंतल मेघ। साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक 1980 रमेश कुंतल मेघ। इसमें हमें केवल ये दो इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों, हमें देखना चाहिए अच्छे से। क्योंकि समय एक शब्द है 75 रमेश कुंतल मेघ। तो हम देखते हैं समय एक शब्द है 75 रमेश, समय एक शब्द है 75 रमेश। अथा तो सुंदर, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साथ साथ रमेश, साथ साथ 77। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बाद शिव कुमार मिश्र। तो शिव कुमार मिश्र जी का क्या है, इनका जन्म 1931 और 2013 में। मार्क्सवादी समीक्षक हैं। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954 शिव कुमार मिश्र। वृंदावनलाल वर्मा उपन्यास और कला 1956 शिव कुमार मिश्र। नया हिंदी काव्य 1962 शिव कुमार मिश्र। आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966। प्रगतिवाद 1966 शिव कुमार मिश्र। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973 शिव कुमार मिश्र। यथार्थवाद 1975 शिव कुमार मिश्र। साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977 प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981। दर्शन साहित्य और समाज 1981। भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986। आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987। मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता 2005। साहित्य इतिहास और संस्कृति 2010। तो हम देख लेते हैं मित्रों विश्वनाथ त्रिपाठी संवेदनशील मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी आलोचना 1970 विश्वनाथ त्रिपाठी। लोकवादी तुलसीदास 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा का काव्य 1979 विश्वनाथ त्रिपाठी। देश के इस दौर में कुछ कहानियाँ कुछ विचार 1998 विश्वनाथ त्रिपाठी। हरिशंकर परसाई 2007 विश्वनाथ त्रिपाठी। केदारनाथ अग्रवाल का रचना आलोक 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी। उपन्यास का अंत नहीं हुआ है 2015 विश्वनाथ त्रिपाठी। कहानी के साथ साथ 2016 विश्वनाथ त्रिपाठी। आलोचना का सामाजिक दायित्व 2016 विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों ये है नवल किशोर। तो नवल किशोर इनकी 3 आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं। मानववाद और साहित्य 1972 ईस्वी में नवल किशोर। आधुनिक हिंदी उपन्यास और मानवीय अर्थवत्ता 1977 नवल किशोर। प्रगतिशीलता 2019 नवल किशोर। फिर हैं धनंजय वर्मा। तो आज
स्वाद के धरातल 1969 धनंजय वर्मा। निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973 धनंजय वर्मा। हस्तक्षेप 1975 धनंजय वर्मा। आलोचना की रचना यात्रा 1978। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय 1984। आधुनिकता के प्रतिरूप 1986। समावेशी आधुनिकता 1991। हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998। हिंदी कहानी का सफरनामा 2001। हिंदी उपन्यास का पूरा अवतरण 2003। आलोचना के सरोकार 2003। परम अभिव्यक्ति की खोज मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन 2004। आलोचना की जरूरत 2005। आलोचना का अंतरंग 2005। आलोचना के सीमांत 2014। यहाँ देख लीजिए, जरूरत, अंतरंग, सीमांत 2005-5-14। आलोचना के आयाम तो 2015 धनंजय वर्मा। आधुनिक कवि विमर्श 2015 धनंजय वर्मा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए मित्रों। अब इसके बाद हम लोग जब भी चर्चा करेंगे नवल किशोर, तो कल हम लोगों का आलोचना आपका समाप्त हो जाएगा। अगली चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे पे करते हैं। थैंक यू सब लोगों को, धन्यवाद।